सुबह का नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे थे भाषा के ऊपर से। भाषा विचार अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसमें ध्वनियों का व्यवहार किया जाता है। विद्वानों के मतानुसार भाषा व्यक्ति ध्वनि संकेतों के द्वारा मानव विचारों की अभिव्यक्ति है। मानव के मुख से निसृत प्रत्येक ध्वनि भाषा नहीं कही जाती। केवल सार्थक एवं शब्द निर्माण में समर्थ ध्वनियां ही भाषा की परिधि में आती हैं। भाषा का शास्त्रीय अर्थ है बहुत ही संकुचित अर्थ में किया जाता है। भाषा विज्ञान के अनुसार मनुष्य की वाणी जब ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करती है जो सार्थक होती हैं और विवेचन विश्लेषण का विषय बन जाती हैं, उन्हीं ध्वनियों को भाषा कहा जाता है। सारांश यह है कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। भाषा के विविध रूप होते हैं, मुख्यतः इतिहास, भूगोल, प्रयोग, निर्माण, मानकता और मिश्रण। इन 6 आधार पर भाषा में अनेक रूपता दृष्टिगोचर होती है। भाषा के प्रमुख रूप इस प्रकार है। मूल भाषा अत्यंत प्राचीन काल में बहुत से लोगों के एक साथ रहने के अनेक स्थानों में से किसी एक स्थान पर उत्पन्न जिस भाषा से है। ऐतिहासिकता एवं भौगोलिक कारण से अनेक भाषाएं तथा बोलियां आदि विकसित हुई होंगी। वही मूल भाषा है। मूल भाषा से उत्पन्न भाषाओं, बोलियों, उपबोलियों को एक परिवार की संज्ञा दी जाती है। इस आधार पर संसार में जितनी मूल भाषाएं हैं, उतने ही भाषा परिवार हैं। उदाहरणतः भारोपीय परिवार को मूल भाषा भारोपीय थी। जब मूल स्थान की जनसंख्या कई शाखाओं में बंटकर अलग-अलग दिशाओं में चली, तो प्रारंभ में उनकी भाषा एक ही रही होगी। परंतु नवीन भौगोलिक परिस्थितियों का जीवन के समान भाषा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अतः 10-20 पीढ़ियों के उपरांत इन शाखाओं की भाषा में पर्याप्त अंतर आ गया होगा। फिर इन शाखाओं की जनसंख्या में वृद्धि के कारण वे भी उपशाखाओं में बंटकर भिन्न-भिन्न प्रदेशों की ओर चले गए होंगे और भौगोलिक परिस्थितियों ने उनके जीवन और अभिव्यक्ति के माध्यम से भाषा को प्रभावित किया होगा। इससे इनकी भाषा एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्न हो गई होगी। जब वह क्रम और आगे बढ़ा होगा, तो भाषाओं का अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा होगा। फलतः एक ही मूल भाषा अनेक रूप धारण कर अनेक नामों में बट गई होगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह भी संभव है कि कुछ शाखाओं प्रशाखाओं की परंपरा और आगे बढ़ती गई और उनकी भाषा भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करती गई। परंतु इसके विपरीत कुछ की परंपरा लुप्त होने से आगे न बढ़ पाई तथा भाषा भी विकसित न हो सकी। इसे मनुष्य जाति के विकास के संदर्भ में इस प्रकार समझा जाता है। एक पिता के 4 पुत्र हैं। उनमें एक की संतान वृद्धि नहीं होती, एक की संतान होती है, एक की 2 या 3 संतानें होती हैं और एक की 7 या 8 संतान हो जाती हैं। यह क्रम पुनः आगे इसी रूप में चलता है। 3-4 पीढ़ी के उपरांत जैसे वे एक दूसरे से बहुत कुछ भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही भाषा की स्थिति होती है।
व्यक्ति व्यक्ति विशेष की बोली भाषा का एक लघुत्तम एवं संकीर्णतम रूप हो। यूं तो जिस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण प्रति क्षण बदलती रहती है, वैसे ही व्यक्ति की बोली में जो कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। अतः व्यक्ति बोली का सही अभिप्राय समय विशेष में व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त भाषा ही है। उपबोली तथा स्थानीय बोली सीमित क्षेत्र में फैली व्यक्ति बोलियों के सामूहिक रूप का नाम ही उपबोली अथवा स्थानीय बोली। यह समूह उन व्यक्तियों का बोलियों का होता है जिनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता। किसी बोली के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र विशेष के रूप का नाम ही उपबोली होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उपबोली के लिए हिंदी के कुछ भाषा विज्ञानों द्वारा प्रयुक्त बोली शब्द को अनुचित माना है, क्योंकि उनके अनुसार मूलतः डायलेक्ट न होकर सब डायलेक्ट है। उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास आदि द्वारा उपबोलों के स्थान पर प्रयुक्त पैटवा शब्द को भी असंगत बतलाया है। उनके अनुसार पश्चिमी विद्वानों ने पैटवा में 4 बातों का निर्देश किया। बोली से अपेक्षाकृत लघु और स्थानीय, असाहित्यिक, असाधु और समाज के निम्न वर्ग द्वारा बहुतायत प्राप्त होता है। उनके अनुसार पश्चिमी विद्वानों ने पैटवा में 4 बातों का निर्देश किया। बोली से अपेक्षाकृत लघु और स्थानीय, असाहित्यिक, असाधु और समाज के निम्न वर्ग द्वारा बहुतायत। इन चारों तत्वों में स्पष्ट है कि उपबोली शब्द की सर्वथा संगत प्रयोग है। बोली और भाषा बहुत सी मिलती जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप बोली और मिलती जुलती बोलियों का सामायिक रूप भाषा है। इस प्रकार एक भाषा में कई बोलियां होती हैं और एक बोली में कई उपबोलियां होती हैं। जैसे हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि बोलियां हैं और एक राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, जोधपुरी आदि उपबोलियां हैं। हिंदी के कुछ विद्वानों ने बोली के स्थान पर विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा प्रभृति शब्दों का प्रयोग किया। यद्यपि बोली का क्षेत्र भाषा के क्षेत्र से अपेक्षाकृत छोटा होता है, तथापि प्रकृति की दृष्टि से डॉक्टर तिवारी बोली को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक, गठन, अर्थ, शब्द, समूह अथवा मुहावरे की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले समझ न सकें। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों के उच्चारण, रूप, रचना, वाक्य, गठन, शब्द, अर्थ, समूह तथा मुहावरों आदि में कोई विशिष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। इस प्रकार हमने भाषा के विभिन्न रूपों के लिए बारे में जाना। अब हम बात करते हैं
भाषा, भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी? तो भारतीय जो आर्य भाषा है उन्हें तीन हिस्सों में बांटा गया है। प्राचीन कालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा। आधुनिक कालीन आर्य भाषा। अब प्राचीन कालीन मध्य भाषा आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी? तो प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं के दो हिस्से हुए। एक हुआ आपका लौकिक संस्कृत, दूसरा हुआ आपका वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो आपके लोक व्यवहार की भाषा थी, जैसे आप बोल चाल में प्रयुक्त ला रहे थे, वो आपकी लौकिक संस्कृत भाषा होती। अब आपकी वैदिक संस्कृत कौन सी हो गई? वैदिक संस्कृत आपकी हो गई जिनमें आपने वेद पुराण लिखी। ऋषि मुनियों ने यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन वेद पुराणों को लिखना प्रारंभ किया, तो वो आपकी वैदिक संस्कृत के उसमें प्रयुक्त होने लगी। भाषा का एक अपना स्वरूप होता है। भाषा एक अपना कार्य करती है। भाषा किस प्रकार से चलती है? दैनिक क्रियाओं में भाषा का एक अस्तित्व होता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि भाषा एक जीवित प्रयोग है। जीवित मतलब, फिर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ आपके लिए लूंगी कि भाषा का जो माध्यम है वो इतना सशक्त है कि उसके माध्यम से आप जिंदगी का सबसे अमूल्य पल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर भाषा है आपके पास, सलीका है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके बीच में देना चाहूंगी। मुझे अंग्रेजी भाषा नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। नहीं आती तो नहीं आती, उतनी अच्छी नहीं आती। थोड़े बहुत वर्ड यूज करती हूँ, जहां जरूरत होती है वहां करती हूँ। लेकिन फ्लुएंसी, जैसे कहते हैं ना फ्लुएंसी, वो फ्लुएंसी मेरे अंदर नहीं है अंग्रेजी भाषा को लेकर। लेकिन मुझे वहां हेजिटेशन नहीं होता है। मुझे वहां कोई हेजिटेशन नहीं होता है कि मेरे पास फ्लुएंसी क्यों नहीं है, मेरे पास इंग्लिश होना चाहिए थी। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो वर्तमान समय में अंग्रेजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, ऐसा तो नहीं मेरे पास भाषा ही नहीं है। भाषा तो है, उसका माध्यम नहीं है मेरे पास। भाषा मेरे पास है, बस उसका माध्यम नहीं है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी का बोलबाला है, अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। मेरे पास माध्यम नहीं है, मेरे पास हिंदी माध्यम है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे इस बात का दुख नहीं होता कि मेरे पास अंग्रेजी माध्यम नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी जरूर होती है कि जो मेरे पास है बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर है। अगर हम हिंदी की भी बात करें ना, तो हिंदी मेरे पास बहुत बेहतर है। क्यों माने हमारे पास हिंदी नहीं है? जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी मदर टंग है, वो हमारे पास बहुत बेहतर है। उसमें तो कोई एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए। आज आप कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। हम अपनी भावनाओं को जब दूसरे के सामने बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करना जानते हैं, समझ गए हैं, तो फिर वह माध्यम मायने नहीं रखता है कि आप किस माध्यम से, आपने किस माध्यम से कार्य को किया है। वह महत्वपूर्ण होता है कि आपने अपने कार्य को कैसे वहां किया। आपने जो सोचा था कार्य, उसे पूर्ण कैसे किया, उसे संपूर्णता की ओर कैसे, ये महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके पास माध्यम नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके पास अच्छी फ्लुएंसी नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास जो है उसको आप रिप्रेजेंट कितने अच्छे से कर रहे हैं। आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो मातृभाषा भूतकाल में कभी प्रचलित, परंतु आज जिसका प्रचलन नहीं या नहीं है के बराबर है। कुछ लोग संस्कृत को इस प्रकार की भाषा मानते हैं, राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, जिसका सामान्य रूप भाषा का होता है। तो प्राचीन कालीन जो आर्य भाषा है वो क्या है? जो हमारी वैदिक संस्कृत थी, जिसे हमने वेदों में प्रयोग किया।
वेदों में, पुराणों में जो हमारी संस्कृत का प्रयोग हुआ, उसे हमने वैदिक कालीन संस्कृत माना। उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इन सब में जो जिस संस्कृत का प्रयोग हुआ है, उसे हमने वैदिक कालीन संस्कृत का रूप दिया। अब उसके बाद लौकिक संस्कृत की बात है। लौकिक संस्कृत क्या? लौकिक संस्कृत वो होती है जो लोग व्यवहार में प्रयोग की जाती। पहले के जमाने में जो लोग आपस में बोलचाल में प्रयोग करते थे ना, उसे हम लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत मतलब सभी संस्कृत में बात करते थे। ये हमारा मानना है कि सभी संस्कृत में बात करते थे। सब आपस में संस्कृत में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन हो रहा है, वो भी संस्कृत भाषा में हो रहा है। तो वो जो प्रयोग में आए, वो वेदों में आए। तो वो धीरे-धीरे बढ़ती गई। जो लौकिक संस्कृत की भाषा थी, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई और फिर वेदों में पलट गई। जैसे अभी हमने कहा था ना, कल आपको समझाया था, कल का वीडियो मेरा सुनेंगे आप, कि बोली आई सबसे। हमारी जो लोकल लैंग्वेज थी, हम उसका प्रयोग करते थे, उसे बोली कहा जाता। वो बोली के बाद क्या बनी? साहित्यकारों ने उसे साहित्यिक भाषा बना दी। भाई बोली में जब बात हो रही थी, तो थोड़ा-सा उसका इम्प्रूवमेंट हो गया। साहित्यकारों ने लगा कि इसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब इम्प्रूवमेंट हुआ तो उसे भाषा का रूप दे दिया गया, उपभाषा का। अब जब उपभाषा में चीजें निकलने लगी, तो उसका एक परिनिष्ठित रूप दिया। जो परिनिष्ठित रूप था, वो कहलाई आपकी भाषा। वो शुरुआत हुई आपकी कहाँ से? भाषा से। भाषा क्या थी? जो बोलचाल में प्रयुक्त हो रही थी, लौकिक संस्कृत जो बोलचाल में प्रयुक्त हो रही थी, वो लौकिक संस्कृत थी प्राचीन काल में। फिर उसमें वेद पुराण लिखे जाने लगे। उसका मीडियम कुछ ना रहा, उसका बीच में कुछ नहीं रहा। वो डायरेक्ट उसमें वेद पुराण लिखना शुरू हो गए। तो जब वेद पुराण लिखाने जाने लगे, तो वो हमारी वैदिक संस्कृत हो गई। अब समय परिवर्तन होता गया। अब जो प्राचीन कालीन आर्य भाषाएं थी, वो बदल गई मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी? मध्यकालीन में प्राकृत आई आपकी, प्रथम प्राकृत आई, दूसरी पाली आई, तीसरा अपभ्रंश आ गई। अब जो साहित्यकार ने परिनिष्ठित रूप दिया था, उसका मॉडर्नाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, वो और इम्प्रूव कर गए और अच्छे तरीके से वो आने लगी। प्राइवेटाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं, जैसे वर्तमान समय की स्थिति की अगर हम बात करें, तो अभी क्या हो रहा है? हर चीज का प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कर दो। जितना निजीकरण होगा, उतनी क्वालिटी में निखार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सरकारी तो आप और हम समझते हैं कि सरकारी लोग, टेंडेंसी है लेकिन ये कि सरकारी जॉब लगने के बाद लोग काम नहीं करते। टेंडेंसी है या वास्तविकता है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद लोग काम नहीं करते? हो सकता है काम नहीं करते हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेहनत से करते हो। दोनों ही चीजें हैं। अगर करते हैं, तो निजीकरण की क्या जरूरत पड़ी? आप देखिए प्राइवेट सेक्टर्स में आज आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 8 घंटे से 9 घंटे की नौकरी आपकी चल रही है, कंटिन्यू वर्क चाहिए, विदाउट क्या। तो वो चीज अगर सरकारी चीजों में हो जाए, जब सरकारी नौकरी आपकी लग रही है और उतनी मेहनत ईमानदारी से आप काम कर रहे हो, तो निजीकरण तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जरूरत क्या है? सरकार खुद कमाएगी ना, सरकार निजीकरण को क्यों देगी? आज वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, तो भारत की वास्तविक स्थिति ये है कि टोटल निजीकरण हो गया, पूरा भारत निजीकरण का शिकार हो गया है। सरकारी सेक्टर में बची क्या है? राजनीति। सिर्फ राजनीति सरकारी सेक्टर में बची है कि आपके पास अच्छी राजनीति है तो आप सरकारी सेक्टर में आ जाए। उसके बाद सब कुछ निजीकरण हो गया। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, देश के मुख्यमंत्री, आपके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी, ये तो आप इस फील्ड में आइए, तब आपको सरकारी उसका बेनिफिट्स मिलेगा। आप
प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी को भी बहुत इम्प्रूवमेंट करने का। तो वही बात मैं यहाँ भाषा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब वैदिक और लौकिक संस्कृत थी, तो जो बोलचाल की भाषा आई, फिर वो किसमें कन्वर्ट होगी? वैदिक, वेदों में। फिर जो मध्यकालीन आर्य भाषा आई, उसमें प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत 3 आए। तो प्रकृत प्राकृत में तो पाली और प्राकृत आ गई आपकी। तो हम बात कर रहे थे मध्यकालीन आर्य भाषाओं की। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं में आपकी 3 आर्य भाषा निकल के आई। इसका नाम था प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत प्रथम प्राकृत के भी 2 हिस्से हुए, पाली और शिलालेख। पाली भाषा जिसमें कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। शिलालेखी भाषा क्या थी? जो पहले के समय में शिलाओं पर लिखी जाती थी। जो भाषाएं शिलाओं पे लिखी जाती थी उन्हें शिलालेखी भाषा कहा जाता था। अब उसके बाद आई आपकी द्वितीय प्राकृत। तो द्वितीय प्राकृत से आपकी 5 भाषाएं निकली। 5 भाषाएं निकली, वो कौन कौन सी निकली? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची और महाराष्ट्री। ध्यान से फिर से सुनिएगा, इन्हें याद कीजिएगा, आप दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची और महाराष्ट्री। ये 4 प्रकार की भाषा इसमें से निकल के आपके बाहर आती है। वैसे आपका है तृतीय प्राकृत। तृतीय मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जो स्वरूप आया है, उसमें प्रथम प्राकृत को हमने प्रमुखता से लिया है, जिसमें आपका पाली और शिलालेखी इन 2 को माना गया है। पाली में भगवान बुद्ध। अच्छा, आपको एक बात पता है? भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। दोनों ही एक दूसरे के आसपास थे। दोनों ही एक दूसरे के विचारों से जुड़े हुए थे। सत्य, अहिंसा, धर्म, आचरण दोनों ही के मंदिर है। सत्य भी हो, अहिंसा भी हो, धर्म का प्रसारण हो। जैसे भगवान महावीर ने जो संदेश दिए हैं, वो दिए हैं सत्य का, धर्म का, ऐश्वर्य का, शांति का और अहिंसा का। तो भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात धर्म की शरण में जाओ। बुद्ध की शरण में जाओ, धर्म की शरण में जाओ। तो ये भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों के ही जो विचार थे, जब उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया, विचारों को लिखने का प्रयास किया, अपने विचारों को अपनी जनरेशन को देने का प्रयास किया, तब 2 भाषाओं का निर्माण। मैं भाषा की बात कर रही हूँ, मैं समकालीनता की बात नहीं कर रही हूँ। 2 भाषाओं का निर्माण। एक आई प्राकृत। प्राकृत भाषा जिसमें भगवान महावीर ने अपने उपदेश दिए। आप जहाँ भी देखेंगे भगवान महावीर के जितने भी उपदेश हैं, वो सारे के सारे प्राकृत में हैं। तो भगवान महावीर ने अपना जो भी उपदेश दिया, वो प्राकृत भाषा में दिया। इसलिए इस जो मध्यकालीन आर्य भाषा आई ना, जो समय आया मध्यकाल का, तो उसे हमने 3 भागों में बाँट दिया। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत में हमने पाली और शिलालेखी को ले लिया। तो प्राकृत जो भाषा है, उसमें भगवान महावीर ने अपने जीवन के उपदेश और उस प्राकृत से थोड़ा-सा अच्छा भाषाएँ चेंज नहीं होती हैं। अगर आपको लग रहा है तो भाषाएँ बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं, तो भाषाएँ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। भाषा आपस में एक-दूसरे का मिला-जुला शब्द संपदा जिसे हम कहते हैं ना, उसका प्रयोग किया जाता है भाषा को बना तो जैसे आप हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं तो वो भी पंजाबी जो मिक्स होती है वो हिंदी मिक्स होती है। मराठी जो होती है उसमें भी हिंदी मिक्स होती है। लिपि तो सबकी वही है ना,
हिंदी जब लिपि आपकी देवनागरी जा रही है तो सबकी वो ही जा रही है, तो वर्ड तो वो ही है ना। कैम छे। अब कैम छे में का भी है और मा भी है। देवनागरी लिपि का का भी है और मा भी है। छह में छा भी है छतरी का। और मैंने हिंदी में कह दिया तुम कैसे हो, गुजराती में कह दी कैम छे। तो बात तो वो ही आती है घूम फिर के कि भाषा जो है वो बस सब मिला जुला रूप होती है। तो जो प्रथम प्राकृत पाली और शिलालेखी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, पाली मतलब भगवान बुद्ध का उपदेश। कहते हैं, बिहार में नालंदा के पास साल वृक्ष, उस साल वृक्ष के इस तरफ भगवान महावीर ने अपना उपदेश दिया, वृक्ष के उस तरफ भगवान महावीर ने अपना उपदेश दिया। दोनों लोगों ने अपना अपना उपदेश दिया। यहाँ भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया, वहां भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया। उपदेश दोनों ने दिए, लेकिन ये जो आई हमारी मध्यकाल की प्रथम प्राकृत से आई, एक पाली और दूसरी शिलालिपि। अब शिलालिपि भाषा कौन सी कहलाती है? जो उस जमाने में शिलाओं पे लिखी जाती थी। शिलालिपि का मतलब समझ रहे हो? कि मतलब नहीं था कागज, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब चीजें नहीं थी उस समय पे। तो भाई लिखने के लिए क्या था? बड़ी बड़ी शिलाएं थी, बड़े बड़े ताड़ पत्र थे। उन्होंने उठाया, स्याही बनाई, वो अमलतास के जो पौधे होते हैं ना, पेड़, उसका जो फूल होता है रेड कलर का, वही मैं कह रही आजकल की जनरेशन तो इन सब चीजों से अनभिज्ञ है। हमारे जमाने में भी हम जब स्कूल जाते थे तो वो अमलतास का पेड़ जरूर देखते थे, और उसको जो वो रेड वाला फूल लगता था ना, उसको जरूर तोड़ के लाते थे। उसको लाते थे घर पे, वो इंक वाले पेन चलते थे उस समय पे। तो वो जो इंक वाले पेन थे ना, उन इंक के जो उनमें भरी जाती जो स्याही जिसे कहते हैं, वो समलतास के पौधे से मिला के बनाते थे घर पे। तो अब तो बच्चे पेंसिल्स, और जाने कितनी वैरायटीज की पेंसिल्स मार्केट में आ गई हैं। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं शिलालेख की, कि शिलाओं पे लिखी जाती थी ये सारी चीजें, कुदेर दी जाती थी। तो कुल्हाड़ी नहीं कहेंगे, हथौड़ा और पेचकस से, जो भी रहता होगा उस समय पे अवेलेबल, आदि मानव के समय जो भी चीजें उनके पास पर्याप्त मात्रा में थी, उनसे वो खुदेर के लिख दी जाती। जब वो लिखी जाती थी तो बन जाती थी। फिर वो लिखी जाती थी, वो सिलाएं पड़ी रहती थी। कभी किसी का जाना हुआ तो पता चलता था कि सिला पे देखो। पुरातत्व विभाग में कभी आप जाइएगा, आपको यही सारा सामान मिलेगा, ताड़ पत्रों पे लिखी हुई चीजें। पेन कागज कॉपी नहीं था, इसलिए ताड़ पत्रों पे लिखा गया। कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिस्टम नहीं थे, फोटोकॉपी मशीन्स नहीं थी, प्रिंटर्स नहीं थे कि इन पे डाला और प्रिंट होके निकल आया। टाइपराइटर्स चलते थे पहले। मैंने जनरेशन में जो देखा वो टाइपराइटर्स को देखा। टाइपराइटर्स जरूर चलते थे उस समय पे। तो जो शिलालेख पे लिखी गई भाषाएं थी उन्हें हम शिलालेखी भाषा के रूप में जानते हैं। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं द्वितीय प्राकृत की। अब द्वितीय प्राकृत में जब बारी आती है तो इसको हमने 5 हिस्सों में बांटा है। मागधी, ध्यान से सुनेगा, मागधी, अर्धमागधी, स्वरसेनी, पैसाची और महाराष्ट्री। तो मागधी क्या है? जो मगध से निकली, जिसके अंतर्गत जो उपभाषाएं बनी वो कौन कौन सी है? बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। उसी प्रकार अर्धमागधी से क्या निकल के आया आपका? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से क्या निकल के आया था कल आपका? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बस इस सौरसैनी हिंदी। तीसरी जो द्वितीय प्राकृत से निकली वो सौरसैनी निकली, और उसमें से निकल के आई आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। उसके बाद आपकी आई कसाची, जिसमें से निकल के आया आपका लहंदा और पंजाबी। उसके बाद आपका निकल के आया महाराष्ट्री, जिसमें से निकल के आई आपकी मराठी। इस प्रकार द्वितीय प्राकृत भाषाओं में से आपकी 5 भाषाएं निकली। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं की द्वितीय प्राकृत भाषा से 5 आर्य भाषाएं निकली, जो थी मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, पैसाची और महाराष्ट्री।
उसी प्रकार तृतीय प्राकृत मतलब होता है अपभ्रंश, जिसे अवहट्ट भाषा भी कहा जाता है। तो तृतीय प्राकृत अपभ्रंश से आपकी निकल के आई खास और ब्राह्मण। इस प्रकार मध्यकालीन आर्य भाषाओं से 3 आर्य भाषाएं निकली आपकी, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। और इन तीनों से मिलके जो निकल के आई वो 7 नई भाषाएं निकल के आई। तो प्रथम प्राकृत से पाली और शिलालिपि आई। द्वितीय प्राकृत से आपकी मागधी, अर्धमागधी, स्वरसेनी, प्रसाची और महाराष्ट्री निकल के आई। तृतीय प्राकृत से आपकी खस और प्राचीन निकल के आए। ये यदि भाषाओं का स्वरूप चल रहा है कि भाषाएं किस प्रकार से निकली, किस प्रकार से भाषाएं आगे बढ़ी, भाषाएं क्यों ने कैसे अपना विकास किया, किस प्रकार भाषाओं ने अपना डेवलपमेंट किया, किस प्रकार भाषाएं अपने उसमें आगे बढ़ी। अब मागधी से कौन कौन सी भाषाएं निकली? अच्छा, जो इन 7 से निकलेंगी वो हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं होंगी। हमने भाषाओं को 3 हिस्सों में बांटे, प्राचीन कालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक आर्य भाषाएं जब हमने बांटी यहाँ पर, तो कौन कौन सी निकल के आई? आधुनिक आर्य भाषा मध्य से निकलने वाली आर्य भाषा है आपकी बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला। ये अर्धमध्य से निकलने वाली है पूर्वी हिंदी। वही सौरसनी से निकलने वाली है आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची से निकलने वाली है आपकी लहंदा और पंजाबी। महाराष्ट्री से निकलने वाली आपकी भाषा है मराठी। तो वही खस से निकलने वाली है पहाड़ी और प्राचर से निकलने वाली है सिंधी। इस प्रकार 13 प्रकार की आधुनिक आर्य भाषाओं का आप अध्ययन भाषा के अंतर्गत करेंगे। संपूरक भाषा कार्य विशेष के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। उसी प्रकार से आपकी परिपूरक भाषा सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाली भाषा परिपूरक भाषा कहलाती है। जैसे भारत में अंग्रेजी का ज्ञान आज के भारत की सामाजिक आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुद्दा यहाँ उठाया है कि संपूरक भाषा क्या कहलाती है। मैंने भी आर्य भाषाओं के बारे में सीखा, कौन कौन सी आर्य भाषा होती हैं, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन। फिर प्राचीन काल में वैदिक लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ा, मध्यकाल की 3 प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत के बारे में पढ़ा। प्रथम प्राकृत से आपकी पाली और शिलालिपि निकल के आ गई। द्वितीय प्राकृत से आपकी मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, प्रसाची और महाराष्ट्री निकल के आ गई। वही तृतीय प्राकृत जिसे हमने अवहट्ट या अपभ्रंश का नाम दिया, उसमें से आपकी खश और प्राचर निकल के आ गई। और उनमें से जो निकली वो आधुनिक आर्य भाषा है। इन आर्य भाषाओं के साथ साथ भाषा के और भी कई सारे नाम, जैसे डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा है संपूरक भाषा। तो कार्य विशेष के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। जब आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को कैसे किया जाए, उस कार्य विशेष को करने के लिए आपको क्या करना है, तो जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपकी संपूरक भाषा कहलाती है। उसी प्रकार होती है एक परिपूरक भाषा। तो परिपूरक भाषा क्या कहलाती है? सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाली भाषा परिपूरक भाषा मतलब जो पूर्ण है, मतलब किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो एक संपूरक भाषा सफिशिएंट है। लेकिन किसी लेटर को आप लिख रहे हैं, किसी कार्यालय पत्र को आप लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए परिपूरक भाषा, जो समाज की आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा से समाज को क्या बेनिफिट है? समाज का आप क्या सहयोग कर रहे हैं? जैसे भारत में अंग्रेजी का ज्ञान आज के भारत की सामाजिक आवश्यकता, इस मुद्दे को मैं पिछले 5 वीडियो में आपसे डिस्कशन कर चुकी हैं
कि भारत की जो महत्वपूर्ण भाषा है वो राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित कर दी गई है, लेकिन सामाजिकता को आगे बढ़ा आज भी अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता आपको पड़ती है। बिना अंग्रेजी भाषा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लिखा है इन्होंने, जैसे भारत में अंग्रेजी का ज्ञान आज के भारत की सामाजिक आवश्यकता है। उसी प्रकार आपकी आती है तुल्य भाषा। सॉरी सॉरी मातृभाषा के स्थान पर अथवा मातृभाषा के रूप में अपनाई जाने वाली भाषा तुल्य भाषा कहलाती है। भारत देश में विदेशों में अपनी मातृभाषा व स्थानापन्न अंग्रेजी का प्रयोग करते देखे जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी को तुल्य भाषा कहा जाता है। भाई आप कहीं भी जाओ, आपको एक भाषा तो आनी चाहिए ना। हिंदी के साथ अंग्रेजी आना आज की बहुत महती आवश्यकता है। और इस प्रकार तुल्य भाषा के रूप में अंग्रेजी को तुल्य भाषा का स्वरूप दिया। फिर बारी आती है संपर्क भाषा से। देश के विभिन्न प्रांतों के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के साथ क्षेत्र तथा इन राज्यों के पारस्परिक संबंध योजना की भाषा का नाम संपर्क भाषा है। भारत में यह कार्य आज तक अंग्रेजी करती रही है, परंतु अब इसका स्थान हिंदी भी तेजी से लेती जा रही है। मतलब आपको अगर संपर्क करना है, तो आप महाराष्ट्र में गए, तो भाई मराठी के साथ आपको हिंदी आती है, साथ में आपको अंग्रेजी भी आती है। तो संपर्क भाषा ने इस कार्य को पूरा किया। कार्यालय हिंदी राजभाषा के प्रमुख कार्य जैसे प्रारूपण करना, पत्र लेखन करना, संक्षेपण करना, पल्लवन करना और टिप्पणी करना, ये सब अब धीरे-धीरे करके हिंदी में प्रारंभ हो गया है। तो यहाँ तक हमने जो सीखा, जो समझा, जो जाना, वो भाषा के बारे में जाना कि भाषा का स्वरूप क्या था, भाषा कैसे विस्तारित हुई, भाषा कैसे आगे बढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो तैयार करेंगे, वो हम तैयार करेंगे पत्र लेखन की आवश्यकता को लेकर। तो पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन भी भाषा का ही एक स्वरूप तो है ही कि भाषा को जब आगे बढ़ेगी, तो अभी मैंने बताई ना कि जो संपर्क भाषा के रूप में भाषा थी, भाषा जब संपर्क भाषा के रूप में थी, तो उसने क्या काम किया? संपर्क के रूप में वो अंग्रेजी ने अपना स्थान बनाए रखा था कि आपको अगर हिंदी आती है, ठीक है, वो हिंदी आपकी लोकल भाषा है, आपकी खुद की भाषा है, लेकिन हिंदी के साथ-साथ अगर आपको अंग्रेजी भाषा आती है, तो आप कहीं भी सर्वाइव कर जाएँगे क्योंकि हर राज्य के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि लोकल लैंग्वेज के साथ-साथ आपको अंग्रेजी आना अनिवार्य है। अब तमिलनाडु में चले जाइए, अब साउथ की तरफ चले जाइए, महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए, मराठी बोलेंगे लोग, लेकिन आप इंग्लिश में बात करेंगे तो शायद इंग्लिश भी समझेंगे वहाँ के लोग। तो इंग्लिश को हमने यहाँ संपर्क भाषा का स्वरूप दिया, नाम दिया। इस प्रकार तुल्य भाषा के रूप में भी अंग्रेजी ने भी अपना बोलबाला रखा। तो साहित्य लिखने में भाषा के एक अमूल्य योगदान रहा। मैं दोबारा शुरू से आपका लास्ट तक ऐड करना चाहूंगी इसमें कि भारत में जो आर्य भाषाएं आई वो 3 प्रकार की आई। प्राचीन कालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक कालीन आर्य भाषा। प्राचीन कालीन आर्य भाषाओं में हमने लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत को लिया। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में हमने प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत को लिया। प्रथम प्राकृत में हमने पाली और शिलालिपि को लिया। द्वितीय प्राकृत में हमने मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पिशाची, महाराष्ट्री को लिया। तृतीय प्राकृत जिसका नाम था अपभ्रंश भाषा, उसमें हमने खस और ब्राचर 2 और बढ़ा दिए। फिर इनमें से जो निकल के आई वो सारी हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में प्रयोग में लाई, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया, राजस्थानी, मेवाड़ी, खस, प्राचर, सिंधी, पंजाबी, लहंदा, पहाड़ी। ये सब भाषाओं ने जो रूप धारण किया ना, वो किसका किया? भाषाओं को तोड़ने के बाद अंत में जो हमारे बीच में आज प्रयोग में लाई जा रही, बंगाल का आदमी बंगला भाषा को बोलता है, कन्नड़ का आदमी कन्नड़ भाषा। ये था भाषा का स्वरूप।